पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, हिंदी में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है। और सीटीबीटी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1996 में आई थी, ये आई थी 1963 में। ठीक है, जिसपे भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। डन। एनपीटी भी था ना, वो 1967 का था। ठीक है, डन बेटा विकास। और भी कोई सवाल? वो सवाल पूछने वाला प्राणी कहाँ गया? अमन, वेद प्रकाश है क्या? इधर देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ भी नहीं है, रास्ते में होगा फिर, है ना। लेट लतीफ तो है ही भाई साहब वैसे भी। इसके अलावा और कोई सवाल? जैसी स्थिति नहीं है ना, तो फिर हम बात करें आगे की कार्रवाई। एलपीजी में सिर्फ ये था बेटा, देखो इकोनॉमी हो चुका है क्या? नहीं, इसलिए फिर और थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, हुआ ये था कि 1990 के समय पे हमारा भुगतान संतुलन का संकट आया था, जिसकी वजह से हम आईएमएफ के पास गए थे कि ये लो, हमारे पास इतना सोना है, इसे गिरवी रखो और हमें ऋण दो डॉलर में। ठीक है, अब जैसे ही डॉलर में ऋण मिला भारत को, तो भारत को ये कहा गया कि आप अपना बाजार को ओपन करेंगे, अन्य क्षेत्रों के लिए खोलेंगे। मतलब उससे पहले तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसे कहा जाता था बेटा लाइसेंस राज। ठीक है, और लाइसेंस राज में होता ये था कि किसी भी निजी उद्योग को अगर उत्पादन करना है तो उसे क्या करनी होती थी? परमिशन लेनी होती थी। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो भी परमिशन लेनी होती है, उत्पादन कम करना है तो भी परमिशन लेनी होगी। मतलब निजी क्षेत्र निजी होकर भी निजी नहीं थे, सरकारी नियंत्रण में थे। मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का निर्धारण कौन कर रहा था? सरकार। इसीलिए उसे क्या कहते थे? लाइसेंस राज, की हर कार्य करने के लिए अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी है सरकार से। हाँ, भारत सरकार से। ठीक है, अब इस सब की वजह से क्या हुआ? भुगतान संतुलन का संकट निर्मित हुआ। हमें चाहिए लोन आईएमएफ से, तो आईएमएफ जब लोन देगा तो वो क्या कहेगा? मैं तुम्हें ऋण तो दे रहा हूं, बट तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। और वो शर्तें क्या होगी? कि आप अपने बाजार तंत्र को खोलेंगे। ठीक है, आप उदारीकरण करेंगे, आप निजी कंपनियों को अनुमति देंगे, निजीकरण करेंगे, आप भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, तो आप वैश्वीकरण करेंगे। इसके जरिए ही भारत सरकार ने क्या किया बेटा? लाइसेंस व्यवस्था को खत्म किया कि अब किसी भी कंपनी को जितना भी उत्पादन करना है वो खुद से निर्धारित करे, हम नहीं डिसाइड करेंगे, बाजार तंत्र डिसाइड करेगा, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा कि मांग कितनी और उसकी आपूर्ति कितनी करनी है। ये चीज़, ये क्या हुआ? उदारीकरण। कि निजी क्षेत्र में हमने क्या किया? जो कंट्रोल था वो कंट्रोल छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया? हमने निजी कंपनी को बढ़ावा दिया, विभिन्न सेक्टर्स को हमने क्या क्या दिया? उनका निजीकरण कर दिया। जो सरकारी नियंत्रण में था उसे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया कि आप भी कार्य कर सकते हैं। जैसे दूरसंचार क्षेत्र हो गया, ठीक है, खनन क्षेत्र हो गया, जिसे निजीकरण कहते हैं। और जब ये उदारीकरण और निजीकरण होगा तो निजी कंपनियां सिर्फ भारत की नहीं होगी बेटा, भारत से बाहर की भी होगी। ठीक है, तो बाहर की कंपनियों को भी विदेशी निवेश के माध्यम से भारत में प्रवेश दिया गया कि या तो आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं, संस्थागत निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एफडीआई और एफआईआई, जिसके जरिए क्या हुआ? बाहर की अर्थव्यवस्था भी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, तो वो वैश्वीकरण हो गया। ये तो एलपीजी कोई नीति नहीं है, एलपीजी वो अवधारणा है जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे उपाय किए कि हमने अपने बाजार तंत्र को खोल दिया, हमने निजीकरण को बढ़ावा दिया,
ठीक है, और हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ये है एलपीजी। ठीक है, बाकी मंसूरी सर बताएंगे इकोनॉमी में। रेलवे क्योंकि कल्याणकारी चीज अवधारणा है ना बेटा। ठीक है, रेलवे यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब अगर इसका निजीकरण कर देते हैं तो वो गरीब, ठीक है, जो एक बहुत ही न्यूनतम राशि में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का उसके पास विकल्प है, वो उसका विकल्प समाप्त हो जाएगा। और अगर निजीकरण हो जाता है तो फिर बाजार तंत्र पे निर्धारित होगा, तो गरीब तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। ये चीज सरकार भी फैसिलिटी नहीं दे पा रही, उसके बहुत सारे कारण है बेटा। ठीक है, किंतु फिर भी रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खर्च जो कर रही है वो बहुत ज्यादा है। अगर सरकार रेलवे से 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए को कमाने के लिए सरकार 96 रुपए खर्च कर रही है। इसका मतलब शुद्ध लाभ सरकार का कितना है? 4 रुपए। ठीक है, और अगर निजीकरण कर दिया जाए तो नो डाउट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट जनता की सुविधाएं। ठीक है, चलो वंदे भारत चल रही है, ठीक है, तेजस चल रही है, अब वंदे भारत स्लीपर भी आ गया, राजधानी भी आ गया। यहाँ पे एक मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय यात्री तो सफर कर सकता है, बट निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का क्या वो ये प्रतिस्पर्धी मूल्य दे पाएंगे बेटा? क्योंकि राजधानी का कहूँ या वंदे भारत का कहूँ, इसके प्राइजेस बढ़ते हैं, फिक्स नहीं होते। जितनी जल्दी आप टिकट कराओगे उतना सस्ता टिकट मिल जाएगा, और जितना लेट से टिकट कराओगे उतना महंगा टिकट मिलता है। तो ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पे है, और यही चीज अगर हम पूरे रेलवे में लगा दे तो जिसने पहले टिकट करा लिया उसको सस्ते में, जिसने बाद में टिकट कराया उसको महंगे में, और ये नुकसानदायक होगा। ठीक है, और कंफर्म टिकट मिल जाएगा, कंफर्म टिकट मिल जाएगा। जैसे रेलवे में भी बेटा कुछ सेवाएं ऐसी है जो प्रीमियम तत्काल देती है। ठीक है, और प्रीमियम तत्काल में आपको 3-4 घंटे पहले भी टिकट मिल जाता है, बट जो मूल्य होता है वो 3 गुना 4 गुना होता है। ठीक है, ये स्थिति है। देन इसीलिए वो क्षेत्र जो जन कल्याण के है और अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, वहां पर इस तरह का कार्य नहीं किया जाता। सरकार तो करना चाहती है, नहीं, सरकार कुछ क्षेत्र में निजीकरण कर रही है, रेलवे का भी। ठीक है, प्राइवेट ट्रेनें लागू कर दी गई है। ये जो वंदे भारत है ये निजी ट्रेन है बेटा। जो जो अलग से ट्रेन चलता है तो उसी का कौन सा ट्रेन चल रहा है अडानी का? उसका जो सामान ले जाता है तो किराया दे रहा है बेटा, वो उसका सामान थोड़ी ना, वो उसकी ट्रेन थोड़ी ना है, वो कंटेनर है उसका, वो रेलगाड़ी उसकी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे मत समझो कि वो अडानी साहब की है। ठीक है, इतने भी वो रईस नहीं हुए कि हम उन्हें गाड़ी दे दें, ये लो गिफ्ट तुम। ठीक है, ये चीज डन। चलो, जैसे निजीकरण है तो निजीकरण में सरकार को डायरेक्ट मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों बेनिफिट मिलेगा बेटा? एग्जांपल के तौर पे देखें सर, तो जैसे कि अभी जो हाईवे, अगर हाईवे का ले लें एग्जांपल, जब हाईवे बन रहा है तो क्या करती है कि सरकार जब साझेदारी करके बनाती है पीपीपी मॉडल में, लेकिन अगर उसमें डायरेक्ट अगर सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, 100% निजी कंपनी कर रही है ना, और फिर निजी कंपनी जब 100 रुपया कर रही है और भारत सरकार नहीं कर रही है, तो उससे जो टोल टैक्स में प्राप्त हो रहा है, टोल टैक्स मान लीजिए कि 5 साल में 100 रुपया प्राप्त हो गया, वो तो निजी कंपनी को चुका दी भारत सरकार। लेकिन जब 6ठे साल से जो वहां से इनकम प्राप्त हुआ वो तो डायरेक्ट सरकार को मिलेगा, गवर्नमेंट को, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया बेटा, वो तो संभव है। ठीक है, बट वो पूरा का पूरा सरकार को नहीं मिलता है, क्योंकि हाईवे की मरम्मत का कार्य भी होता है, उसके रख रखाव की भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो सरकार के लिए फायदा है।
तो बीओटी मॉडल जो है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाला, वो सरकार के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सरकार को वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है और बिना पैसा दिए सरकार का हाईवे बन जाता है। ठीक है, बट उसी का परिणाम देख लो बेटा, बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं, है ना। अभी मिसिंग लिंक की ही खबर आई थी कल ही कि 7,000 करोड़ का जो हाईवे है वो पहली बारिश में ही बर्बाद हो गया। ठीक है, क्योंकि सरकार को वहां से पैसा भेजती है। कहीं एक जगह हो जाए मान लेता हूँ कॉन्ट्रैक्टर का गलती है, ठीक है, बट अगर देश के हर कोने में यही सारी चीजें हो रही है कि सड़कें पहली बार में पहली बारिश में ही गायब हो जा रही है, ठीक है, तो फिर ये गलती कॉन्ट्रैक्टर की है या सरकार की है? ये मिली जुली सरकार है बेटा, फिर गलती मौसम की है ना। हाँ वही चीज लग रहा है बेटा, बारिश भी राष्ट्र विरोधी हो गई है ना, कि सड़कों को खराब कर रही है ना। डन, उसको भी देशद्रोह कर देना चाहिए। देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए बारिश को, है ना। डन, तो आगे बढ़े। मनमोहन सिंह हम पढ़ चुके थे, मनमोहन सिंह का कार्यकाल हम देख चुके थे, ठीक है। मनमोहन सिंह के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन थे बेटा? मतलब कौन है, थे नहीं, है अभी भी है भाई, है ना। नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और इस दृष्टिकोण में हम क्या देखते हैं कि भारत की विदेश नीति में एक निरंतरता देखने को मिल रही है, ठीक है। किंतु भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। क्या क्या है बेटा विदेश नीति? एनी आइडिया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति क्या है? सबसे पहली जो विदेश नीति थी वो थी पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री द्वारा सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाएगा? भारत के पड़ोसी देशों को, ठीक है। और इसीलिए जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सार्क देशों के प्रमुखों को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। मतलब शपथ लेने से पहले ही भारत की विदेश नीति निर्धारित कर दी गई थी कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में? भारत के पड़ोसी, ठीक है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सॉरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रमुख, भूटान के प्रमुख, बांग्लादेश के प्रमुख, श्रीलंका के प्रमुख, मालदीव्स के प्रमुख, अफगानिस्तान के प्रमुख, इन सातों देशों के प्रमुख भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए थे, ठीक है। और उसी दृष्टिकोण में भारत का जो पहली विदेश नीति थी वो थी पड़ोसी प्रथम, और ये विदेश नीति कुछ 4-5 साल चलाई गई, जिससे ये कहा गया कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और भारत के लिए सबसे प्रमुख कौन है? उसके पड़ोसी देश, ठीक है। और इसी का जो दूसरा उदाहरण है, तो पहला उदाहरण क्या हो गया इसका? शपथ ग्रहण, कब का बेटा? 2014 का। और दूसरा उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री बनते ही विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों द्वारा नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया कि आप पहली विदेश यात्रा हमारे देश में करें, और उनमें से सबसे प्रमुख जो देश था जो चाहता था कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनके देश में आए वो था जापान। किंतु इन सब के बावजूद भी भारतीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसे देश को चुना जो हमारा
पड़ोसी भूटान, एक छोटा सा पड़ोसी देश जिसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। क्या भूटान भारत को किसी भी तरह से मदद कर सकता है बेटा? नहीं। क्या भूटान की पर हमारी किसी भी तरह की निर्भरता है? नहीं। फिर भी भारत द्वारा पहली विदेश यात्रा के लिए किसे चुना गया? भूटान के लिए। ये विश्व को स्पष्ट संदेश था कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका खुद का क्षेत्र है, और इसके लिए चाहे कोई भी देश छोटा हो या बड़ा हो, भारत उस पर ध्यान नहीं देगा, और सबसे पहले भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ ही संबंध सुधारने की कोशिश करेगा या और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्पष्ट संदेश था। किंतु 2016-17 के बाद इस नीति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक है, तो 2017 के बाद हमने दक्षिण एशियाई देशों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, और इससे अधिक विस्तारित होकर हम किस ओर मुड़ गए? हम मुड़ गए दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? मतलब हमने पहले सोचा कि हमारे पड़ोसी महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। फिर बाद में समझ में आया कि यहाँ पे एक ऐसा देश है जो सुधर ही नहीं सकता, तो फिर हमने छोड़ दिया कि जब तक वो देश है तब तक किसी भी तरह के संबंधों को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए बोले काम करते हैं, इन सबको छोड़ते हैं, हम कोई दूसरा क्षेत्र देखते हैं जहां हम भारत के हितों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और वो क्षेत्र कौन सा था बेटा? हिंद महासागर का क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र। कौन से देश यहाँ पे मुख्य रूप से? यहाँ पर आसियान, और यहाँ पर बिम्स्टेक। ठीक है, ये चीज डन। तो हमारी विदेश नीति में भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में परिवर्तन आया है। पड़ोसी प्रथम की नीति से भारत का विस्तारित पड़ोस। अब समझो, ये कौन सी नीति थी? पड़ोसी प्रथम। और इस पड़ोसी प्रथम से अब हम कहां पे आ गए? विस्तारित पड़ोस पर। मतलब अब हमें सिर्फ पड़ोसी नहीं देखना है, उसके आगे के पड़ोसी देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी नालायक है। सिंपल। ठीक है, बाकी सारों को देख लो तो। और वर्तमान स्थिति में ये सारी चीजें बहुत सही तरीके से स्थापित होती है। नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो क्या ही कहने। ठीक है, श्रीलंका के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं। मालदीव्स भारत को आंखें दिखा रहा था। ठीक है, मतलब हमारे पड़ोसी देश जिन्हें हमने पड़ोसी प्रथम के रूप में महत्व दिया, वही पड़ोसी देश भारत का समर्थन नहीं कर रहे या भारत के विरोध में खड़े हुए हैं। तो अब हम उस सारे क्षेत्र से परे जाकर किस क्षेत्र में आ गए बेटा? हम आ गए इस क्षेत्र में। सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। ठीक है, ये हो गया। या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इन सारे देशों की तरफ हमारा झुकाव बढ़ गया। डन। तो ये भारत की पहली विदेश नीति है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। आ गई समझ में? इसके बाद दूसरी नीति जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाई गई वो थी एक्ट ईस्ट। ठीक है, एक्ट ईस्ट की जो नीति है वो
लुक ईस्ट नीति का ही अधिक विस्तार है। लुक ईस्ट की नीति किसने अपनाई थी? लुक ईस्ट की नीति किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने। ठीक है, जब नरसिम्हा राव साहब द्वारा लुक ईस्ट की नीति दी कि भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध बेहतर होंगे, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को और ज्यादा सक्रिय रूप से स्थापित करते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई गई। और इस एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में क्या था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने गठबंधन को और अधिक बढ़ाया जाएगा और आर्थिक सहयोग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये भारत की दूसरी विदेश नीति है जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देखी गई। ठीक है, जिसका पालन अभी भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब इंडोनेशिया के दौरे पर है। ठीक है, जहां उन्हें एक अवार्ड मिला। ठीक है, जिसकी वजह से गार्डियन न्यूज़पेपर ये लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री को कोई भी अवार्ड दे दो, वो कहीं भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अवार्ड के लिए वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए गार्डियन शायद लिख रहा है कि इस व्यक्ति को अवार्ड दे दो, ये कहीं भी पहुंच जाएगा अवार्ड लेने के लिए, है ना। तो पहले डिसाइड किया जाता है अवार्ड दे रहे हैं, फिर इनविटेशन दिया जाता है कि आइए हम आपको सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे, तब भाई साहब जाते हैं। ठीक है। हम्म, भारत में तो गालियां पड़ रही है बेटा आजकल, है ना। और फिर वहां पे भी जाके भाषण क्या मस्त देते हैं, बड़ा मजा आया सुन के। 140 करोड़ की जनसंख्या को संबोधित करते, नहीं चाहिए भाई ऐसा संबोधन। कि अगर वे भारत का प्रधानमंत्री किसी अन्य देश में जाके ये कह रहा है कि भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को, 2, 6, 8, और मेरे परम मित्र इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जन्म दिवस भी 17 है, तो 1 और 7 8, इसलिए भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के सहयोगी है। मतलब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहा है, अच्छा लगता है बेटा। सर जब अमेरिका को संबोधित करने के लिए आए थे तो उस टाइम बोल रहे थे एआई मतलब होता है ए से अमेरिका और आई से इंडिया। वो तो ये भी कहे थे कि एआई का मतलब आई होता है, और आई मराठी में माता को बोलते हैं। महाराष्ट्रियन में, मराठी लैंग्वेज में आई मतलब मम्मी होता है बेटा। इजराइल को बाप भी बोला है सर, जिस तरह बात अब ये हमारे प्रधानमंत्री साहब है बेटा, क्या ही कहे, कुछ कहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस है, रासू का लग जाएगी, इसलिए शांत रहे तो ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बट ये विदेश नीति है कि एक्ट ईस्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो तीसरी विदेश नीति है भारतीय प्रधानमंत्री की, वो कौन सी है? ये बढ़िया है। पारस्परिक संबंध। ठीक है, पारस्परिक संबंध। और ये भारतीय विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो नरेंद्र मोदी लेकर आए। ठीक है, और ये पारस्परिक संबंध क्या है बेटा? कि भारत कभी भी किसी भी देश के साथ जो संबंध स्थापित करेगा वो प्रत्यक्ष संबंध होंगे। और प्रत्यक्ष संबंध का मतलब ये है कि इन प्रत्यक्ष संबंधों में कहीं भी किसी भी तीसरे देश का दखल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब भारत अमेरिका से बात करेगा तो रूस की दखलंदाजी नहीं होगी, जब भारत रूस से बात करेगा तो अमेरिका की दखलंदाजी नहीं होगी। ठीक है, जब भारत इजराइल से बात करेगा तो अरब विश्व कुछ नहीं कहेगा।
या अरब विश्व की बात नहीं होगी। और जब भारत अरब विश्व से बात करेगा तो फिर इजराइल कुछ नहीं कहेगा या इजराइल के बारे में बात नहीं होगी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो भारतीय विदेश नीति में वन ऑन वन रिलेशन स्थापित हुए कि हम जिस देश से बातें करेंगे सिर्फ उसी देश से बातें करेंगे। इससे पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जब भारत इजराइल को लेकर कुछ भी कहता था मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक, हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं अरब वर्ल्ड जगत नाराज ना हो जाए, सऊदी अरब को बुरा ना लग जाए, ईरान को बुरा ना लग जाए। क्लियर? तो हमेशा एक तीसरी देश का बोझ भारत हमेशा लेकर चलता था अपने विदेशी संबंध में, कि अगर रूस से संबंध बेहतर कर रहा है तो अमेरिका बुरा ना मान जाए, इसलिए रूस से बहुत ज़्यादा मजबूती से संबंध नहीं बनाए जाते थे। ईरान से जब बातचीत होती थी तो ईरान से भी वही थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। क्यों? ताकि इजराइल बुरा ना मान जाए। ठीक है? क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है। उसी तरीके से जब इजराइल से बातचीत होती थी तो इजराइल को भी इतना स्वतंत्र रूप से समर्थन नहीं दिया जाता था भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर इजराइल को भारत खुला समर्थन देता है तो उसका परिणाम क्या होगा कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई ये भारत से नाराज हो जाएंगे और इन देशों में बहुत सारे भारतीय प्रवासी रहते हैं। तो इसीलिए हम इजराइल से बहुत घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते थे, सार्वजनिक रूप से इजराइल का समर्थन करने से बचते थे। ठीक है? किंतु नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये पूरी चीजें हमने खत्म की। हमने क्या कहा कि अगर भारत इजराइल से बात कर रहा है तो वहां तीसरे देश का हस्तक्षेप या तीसरे देश का चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी का परिणाम ये है बेटा कि आज भारत के विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर संबंध है। हम अमेरिका के साथ संबंध भी बेहतर बना रहे हैं और रूस को कोई दिक्कत नहीं है। हम रूस के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, ठीक है, बट तो वो मैच्योर है बेटा और वो सठिया गए हैं बेटा। सिंपल। ठीक है? जब हम इजराइल से बात करते हैं तो सऊदी अरब नाराज नहीं हो रहा है, जब हम सऊदी अरब से बात करें तो इजराइल नाराज नहीं हो रहा है। ये सफलता है भारतीय विदेश नीति की। ठीक है? कि हमने वो तीसरे देश का जो बोझ है वो अपने कंधों से उतार दिया है कि अब भारत पारस्परिक रूप से संबंध निर्मित कर रहा है। इसीलिए हमारे चीन के साथ भी संबंध अच्छे हैं, जापान के साथ भी संबंध अच्छे हैं, ताइवान के साथ भी संबंध अच्छे हैं। ठीक है? और ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन, बट हम तीनों के दोस्त हैं। डन? ये विदेश नीति है जो नरेंद्र मोदी लेकर आए। ठीक है? इसके बाद हाँ, इससे पहले भी तो पारस्परिक संबंध बनाए गए, पारस्परिक संबंध बनाए गए थे, बट उन पारस्परिक संबंधों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं थे ना बेटा। तीसरे देश का बोझ हमेशा लेकर चलते थे। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक हम किसी भी देश के साथ स्वतंत्र संबंधों को नहीं स्थापित कर सके, हमेशा किसी तीसरे देश का दृष्टिकोण रहा ही है। ठीक है? तो अभी देख लो, जब हम चीन से बात करते तो पाकिस्तान का जिक्र भी होता है क्या? नहीं होता। ठीक है? जबकि इससे पहले तक क्या होता था, जब हम चीन से बातचीत होती थी तो हमेशा इस पक्ष को ध्यान में रखते थे कि चीन और पाकिस्तान के क्या संबंध है, किस तरह के संबंध है। तो वो जो अतिरिक्त बोझ होता है ना विदेश नीति को बनाने के लिए, अगर आप किसी तीसरे देशों को भी साथ में लेकर आ रहे हैं, वो भारत ने हटा दिया। ठीक है? डन? उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, लिखो, भारतीय प्रवासी। भारतीय प्रवासी। ठीक है? अब ये जो एक दृष्टिकोण है, ये भारतीय प्रधानमंत्री साहब ही लेकर आए फिर से। क्या? ये जहां पर भी जाते हैं कोशिश ये करते हैं कि वहां पे मौजूद प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को जोड़ा जाए। ठीक है? चाहे अमेरिका थे तो अमेरिका में भारतीयों के साथ बातचीत की,
भारतीयों को संबोधित किया। जब वो कनाडा गए वहाँ भारतीयों को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, इवन इजराइल गए, वहां पर भी इन्होंने क्या किया, भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संबंधों को जोड़ने की कोशिश की। इससे दो संदेश जाते हैं बेटा दुनिया को। एक, कि भारतीय उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या में हम क्या देखते हैं कि भारतीय लोग विश्व के अन्य देशों में रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो। इजराइल जैसे छोटे से देश में भी 30,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद है बेटा। ठीक है, जो ये बताता है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी भारतीय लोग मदद कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये विश्व को एक और संदेश देता है भारत के दृष्टिकोण से कि भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये विदेशी वहां पैसा कमा रहे हैं तो पैसा कमा के भेजेंगे कहाँ? भारत ना। तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? भारत में। विश्व का सबसे बड़ा देश जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कलेक्ट कर रहा है वो भारत ही है बेटा। क्योंकि हम भारतीय हर जगह जाके पैसा कमा रहे हैं और कमा के वापस भारत भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये एक संदेश है कि भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, भारत अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को भी चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये एक शक्तिशाली संदेश है जो दिया जाता है। ठीक है बेटा। सो अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन किसकी देन है? भारत की। हालांकि संयुक्त रूप से फ्रांस भी इसमें शामिल है, किंतु भारत और फ्रांस का ये गठबंधन है। उसके अलावा पेरिस सम्मेलन में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, ब्रिक्स में तो भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, किंतु वो हमने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ उसे लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रासंगिक नहीं होता। हाँ, किंतु नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत का जो उदय हुआ है वो इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट। हालांकि ये पॉइंट पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों पे भी लागू होता है। ठीक है, किंतु नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक नया घटनाक्रम देखने को मिलता है। लिखो, भारत द्वारा मानवतावादी दृष्टिकोण, भारत द्वारा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वैश्विक समस्याओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व किया। ठीक है, उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान भारत द्वारा बड़ी संख्या में अफ्रीकी तथा अमेरिकी देशों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। राहत सामग्री नहीं लिखो, चिकित्सीय सहायता पहुंचाई गई। चिकित्सीय सहायता पहुंचाई गई। डन। वो अलग बात है बेटा कि देश में लोग मर रहे थे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ा, बट हमने क्या किया, विश्व के अन्य देशों को दवाइयां पहुंचाना जारी रखा। जहां विश्व के जो विकसित देश थे कोविड महामारी के दौरान इस रणनीति का पालन कर रहे थे कि हम सबसे पहले अपने देखेंगे, उसके बाद विश्व के बाकी देशों की मदद करेंगे।
ठीक है, पश्चिमी देशों का चिंतन यही था बेटा कि पहले हमारी जनसंख्या, उसके बाद हम दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को देखेंगे। किंतु भारत ने कहा कि हम अपनी जनता को तो देख ही रहे हैं, हम विश्व के अन्य देशों में भी मानवीय आधार पर मदद पहुंचाएंगे। तो बड़ी संख्या में भारत से पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फिर वैक्सीन, ये सारी चीज़ें अन्य देशों को पहुंचाई गई। ठीक है, चाहे भारत में कमी रही हो, ठीक है, बट हमने पहुंचाया हर एक देश को। ठीक है, तो ये एक अलग ही रणनीति है। डन। तो ये है बेटा भारतीय विदेश नीति किसके कार्यकाल के दौरान? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान। डन। तो सारे प्रधानमंत्री समझ में आ गए? कोई डाउट? सर एक साल के बाद आसियान अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँ या बाद में पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊँ? ऑर्गेनाइजेशन तो सर पढ़ नहीं दीजिएगा सिलेबस में, फिर अभी नहीं बता रहा, है ना? चलो, हाँ, बाद में पढ़ेंगे। आसियान देश जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना कौन कौन से संबंध हुए, कौन कौन से समझौते हुए। अभी अगर पढ़ाने बैठा तो मैं भारत की विदेश नीति की जगह भारत आसियान संबंध पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये चीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता है एक साथ। ठीक है, अगर आप सारी चीजें एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप खुद को कंफ्यूज करेंगे। इसलिए एक चरणबद्ध तरीके से विदेश नीति हो गई। ठीक है, अब एक एक देश के साथ हम संबंध देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समूहों के साथ संबंध देख लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एक प्रश्न लिखो। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक, स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति और अधिक परिपक्व, और अधिक परिपक्व और स्थिर हुई है, और अधिक परिपक्व और स्थिर हुई है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। कितने शब्द बेटा? 150 शब्द। ठीक है, शुरू हो जाओ, 10 मिनट। यही तो जटिलता है ना बेटा कि इसे लिखेंगे कैसे। शुरू करो। लिखना वहीं से है जो मैंने पढ़ाया है पिछले 2 दिन में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक। ठीक है, बट क्या हुआ ये नहीं लिखना है, ये लिखना है कि किस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है, जो पहले आदर्शवादी थी, ठीक है, अब अधिक यथार्थवादी और वास्तविक हो गई है। तो जब लोग, इंसान आदर्शों से अलग होकर, ठीक है, परिपक्वता पर आते हैं तो वो चीजों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बस वही घटनाक्रम या उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लिखना है, और बीच बीच में उदाहरण के तौर पे घटनाक्रम लिख सकते हो। ठीक है, डन। चलो बेटा शुरू हो जाओ। सर विदेश नीति क्या है?
क्या किया जाए बेटा इस बच्चे का? सर तो बताए थे लेकिन मैं सर भूल गया। हाँ तो भूल जाओ बेटा। थोड़ा सा मुझे सर मेरे से बताइए। बिल्कुल नहीं। मतलब तुम ऐसे सवाल कर रहे हो अमन, कि विदेश नीति क्या है? पूरी विदेश नीति पढ़ा दी मैंने भारत की, और फिर अब तुम कह रहे हो कि भारतीय विदेश नीति क्या है? चेक करूंगा। अगर ये सोच रहे हो कि चेक नहीं करेंगे सर, तो है ना कि आराम से बैठे रहे, 10 मिनट बाद तो सर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ही, है ना? तो इस गलत फहमी में मत रहना। अच्छा, आंसर राइटिंग की अलग नोटबुक है। चलिए आगे बात करें। बाकी का लिख लेना बेटा। हो गया है? गुड बेटा। बात करें भारत पाकिस्तान की। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों की अगर हम बात करते हैं, तो भारत पाकिस्तान संबंध किस तरह के हैं? अच्छे? नहीं। बुरे? वो भी नहीं। तो किस तरह के संबंध है बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच? बोलो। भारत पाकिस्तान संबंध अच्छे तो नहीं है, बट बुरे भी नहीं है। ओके। अमन, भारत पाकिस्तान संबंध बेटा खराब ही है ना? अंकित, क्या है बेटा भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य? नहीं, तुमसे तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, है ना? ये तो सीधे ना। बलराम। पाकिस्तान और भारत का रिलेशन मतलब बेहतर तो नहीं है सर, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत सारे पीओके के था, वो उसका मेन रीजन है। हम्म तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इंडिया को करे, मतलब बोलो। मयंक। बेहतर नहीं है। सबसे मतलब कश्मीर है, कि वो करना चाहिए। भारत से तो हमने सही कहा कि मतलब अच्छे हम्म से के टाइम उधर से ही गड़बड़ है। ओके। तो क्या इन संबंधों का कोई भविष्य है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अगर वो जीत के बाद बस जब तक आतंकवाद का समर्थन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना? और वो पाकिस्तान करेगा नहीं। मतलब भारत और पाकिस्तान के संबंधों का कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो जिन संबंधों का कुछ हो ही नहीं सकता, हम पढ़े भी क्यों? है ना? टॉपिक कंप्लीट। अरे तुम्ही लोगों ने तो कहा कि संबंधों का कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ भारत को और तो ज्यादा जिन संबंधों का कुछ हो ही नहीं सकता उसको पढ़ना भी क्यों? हाँ बेटा। ज्यादातर केसेस में आर्मी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। और अगर पाकिस्तान के इतिहास की बात की जाए, तो 70-75 साल उसे भी हुए हैं आज़ाद हुए, किंतु उन 70-78 सालों में सबसे ज़्यादा शासन अगर उसने किसी का देखा है तो वो सैन्य शासन ही देखा है। अगर अच्छे तरीके से सरकार संचालित करने की कोशिश की जाती है तो बिना बेटा सेना उस सरकार को हटा देती सर वहाँ की जनता ही कर सकती है सर। है। जनता का
हम्म। हम्म। तो क्या करे बेटा भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में? संबंध मैं तुमसे भी बात नहीं करना। पाकिस्तान सभी सूबे से वहां की जब जनता खुद जागरूक होकर खुद अपने अधिकार के लिए मांग करेगी। अगर भारत पाकिस्तान संबंधों के हम इतिहास की बात करें, ठीक है, तो ये इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना ना होकर 1947 से शुरू होता है, ठीक है, और ये इतिहास शुरू होता है युद्ध के साथ, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है, और जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता को पाकिस्तान पूरी तरीके से मान्यता नहीं देता और कबीलाई घुसपैठ के जरिए जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हुआ, ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सीमा रेखा, जिसे हम नियंत्रण रेखा कहते हैं, वो स्थापित हुई जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। किंतु पाकिस्तान का हमेशा से ये मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है, ये पाकिस्तान का मानना है, ठीक है। वहीं पर इस इतिहास में कुछ और भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पे इस इतिहास में जो सबसे पहली समस्या है वो है रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, और ये रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, किंतु रेडक्लिफ साहब को ये पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करने का, इससे समय सीमा दी गई थी 2 माह, कि 2 माह में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की जाए, और इसीलिए कई स्थान पर यह सीमा रेखा पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरुआत से ही सीमा विवाद बना रहा, ठीक है। महत्वपूर्ण सीमा विवाद किस क्षेत्र में? गुजरात क्षेत्र में, थार के मरुस्थल क्षेत्र में, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध भी लड़ा गया 1965 का, ठीक है। 1965 का युद्ध मुख्य रूप से इसी वजह से लड़ा गया था बेटा, क्लियर। सो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ता है, या ये कह लो महत्वपूर्ण पहलू है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो सही और सटीक तरीके से निर्धारित नहीं है। कहीं वो दलदली क्षेत्रों से उलझी हुई है या कहीं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में फंसी हुई है, ठीक है, ये चीज। इसके बाद जो इतिहास में दूसरी बड़ी समस्या है वो है कश्मीर की समस्या, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंधों की शुरुआत है, वो संबंधों की शुरुआत ही तनावपूर्ण और युद्ध के माहौल में हुई। अब अगर दो देशों के बीच के संबंध ही इस घटनाक्रम से शुरू होते हैं जहां दोनों देशों के बीच युद्ध और तनाव है, उस स्थिति में दोनों देशों के बीच संबंध किस तरह के होंगे? हमेशा तनावपूर्ण और युद्ध जैसे हालत ही होंगे। और वही हम देख रहे हैं बेटा कि पिछले 80 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 से भी अधिक युद्ध हो चुके हैं, और लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से छद्म युद्ध चल रहा है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, क्लियर। तो इतिहास भारत और पाकिस्तान के साथ के बीच सकारात्मक संबंधों का तो बिल्कुल नहीं है बेटा, क्लियर। और इन संबंधों के ना होने की वजह, जो कारण है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने कड़वे क्यों है, क्यों मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, तो उस कारण, किस चीज के कारण बेटा? तनाव अथवा विवाद,
के कारण सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कश्मीर, ठीक है, जो कि एक सीमा विवाद है जिसके बारे में पढ़ चुके हो। कोई डाउट है? नहीं? कश्मीर के बारे में मैं बता दिया था जब जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो इस पे दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किंतु इसी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक और क्षेत्र है जो बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का हिस्सा बन गया, वो था सियाचिन ग्लेशियर। कोई डाउट बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। अब ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ये क्षेत्र बेटा, ठीक है। जब आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखते हैं, एटलस अगर आप ओपन करें तो एटलस में आपको एक, नहीं लाया ना बेटा अमन, शाबाश, हाँ मयंक, हाँ, और कौन है जो बिना एटलस के आ गया? कौन सी है? ये क्या है सर? और कौन है जो बिना एटलस के आ गया? शाबाश, शाबाश। और इधर नहीं लाए? बहुत बढ़िया बेटा। नहीं ना? कल से क्लास में आना मत अगर बिना एटलस के हो तो, ठीक है, और या फिर मैं भगाऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में ही आप देख लो, ठीक है, राजनीतिक मैप में ही जब आप ये देखते हैं कि ये आपको एक नियंत्रण रेखा नजर आ रही है, ठीक है, इधर देख लो, चलो, ये नियंत्रण रेखा नजर आ रही है, बट ये नियंत्रण रेखा यहीं तक है, राइट, पूरे ऊपर तक नियंत्रण रेखा नहीं है, ये यहां तक है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? NJ9842, ठीक है। तो 1947-48 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ और उसके बाद जो युद्ध विराम घोषित हुआ, और उस युद्ध विराम में जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, वो नियंत्रण रेखा सिर्फ यहां तक ही निर्धारित की गई, NJ9842 तक। इसके आगे का जो क्षेत्र है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, ये 1948 के बाद से ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसपे दोनों ही देशों का नियंत्रण नहीं था, ठीक है। किंतु 1960 के दशक में पाकिस्तान द्वारा ये कोशिश की गई कि वो सियाचिन ग्लेशियर पे अपना कब्जा जमाए, ठीक है, किंतु पाकिस्तान का प्रयास विफल हुआ, और फिर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत संचालित किया, और इस मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पे भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से स्थापित किया, ठीक है। तो तब से ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये किसका हिस्सा है बेटा, किसके कब्जे में है? भारत के कब्जे में। किंतु जब बात होती है इस क्षेत्र की, तो पाकिस्तान कहता है कि NJ9842 के बाद जो नियंत्रण रेखा है वो कुछ इस तरह की है, जो काराकोरम पास तक जाती है, ये पाकिस्तान का मानना है, ठीक है। और भारत ये कहता है बेटा कि NJ9842 से नियंत्रण रेखा इस तरीके से जाती है, इंदिरा कोल तक, और ये इंदिरा कोल भारत का क्या माना जाता है? अंतिम उत्तरी बिंदु, ठीक है। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला विवाद है अब, वो है इस सियाचिन को लेकर। पाकिस्तान कह रहा है कि ये सियाचिन हमारा क्षेत्र है, भारत कह रहा है कि हमारा है, और ये किसके नियंत्रण में है? भारत के नियंत्रण में,
ठीक है, ये ग्लेशियर पूरा भारत के नियंत्रण में है और ये सीमा रेखा है अभी की, किंतु पाकिस्तान कह रहा है कि सीमा रेखा ये। डन। और सियाचिन का महत्व क्या है बेटा? सियाचिन दुनिया का सबसे उच्चतम युद्ध स्थल है, ठीक है, और यहां से पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रखना बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर भारत का इस पे नियंत्रण है तो ये भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर इस पे पाकिस्तान कब्जा जमाता है तो यहाँ से उस कश्मीर क्षेत्र से, ये रहा सियाचिन का क्षेत्र, यहाँ से इस पूरे कश्मीर क्षेत्र पर, इस पूरे लद्दाख क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए भारत इस तरह की चीजें नहीं कर रहा, और खैर हमारे कंट्रोल में है तो हमें कोई टेंशन भी नहीं। डन। आगे बात समझ में, सियाचिन का विवाद है क्या और क्या भारत और पाकिस्तान की रणनीति है, बट किंतु इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद मौजूद है। तो सिर्फ कश्मीर समस्या नहीं है, कश्मीर के साथ साथ सियाचिन भी एक समस्या है जो सीमा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे बात समझ में, दूसरा पॉइंट लिख लिया है सियाचिन ग्लेशियर। तीसरा पॉइंट, क्या करे बेटा? श्री शिखर, यहां से, ये रही एलओसी यहां से, हाँ समस्या तो यही है ना बेटा कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये है सीमा रेखा यहां तक, और ये है सियाचिन का क्षेत्र, ठीक है। और ये वो जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र को कहते हैं शशगाम घाटी, ठीक है। और ये जो शशगाम घाटी है ये जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में था, और पाकिस्तान ने इसे गिफ्ट में दे दिया है किसको? चीन, ठीक है। इस सियाचिन में बेटा सिर्फ पहले जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आता था, इतना क्लियर। अब ये जो सियाचिन वाला क्षेत्र है जो हमने बंटवारा किया है ना इस जम्मू और कश्मीर का लद्दाख में, वो कुछ इस तरह का कर दिया। तो अब जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना सा है, ये लद्दाख है पूरा। डन। तो अब सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वाले क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, ठीक है। डन। बट ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद की स्थिति निर्मित करता है। आगे बात समझ में क्लियर? और कोई सवाल? बेटा बात करता हूँ मोदी जी से कि कब तक ले रहे हो आप। अक्साई चीन चीन के साथ है बेटा, वो भारत का नहीं है, ठीक है, हिस्सा नहीं है अभी। डन, इतना क्लियर? नाम चेंज करना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए अंकित, तुम बताओ। कर तो लेना चाहिए, बट मुझे जवाब ये चाहिए कि करना कैसे है, ये बता दो मुझे। तो इससे अच्छा नेतृत्व करता नहीं मिल सकता बेटा, और मजबूत।
योगी जी को बना देते फिर। जो देश देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा और मजबूत करेगी, जैसे और थोड़ा पावर भूल जाओ, भूल जाओ फिर। हाँ बेटा पुष्पलता, क्योंकि दोनों हमारा हिस्सा है। जैसे पीओके हमारा ही क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान ने कब्जा जमा के रखा है। उसी तरीके से अक्साई चीन भी हमारा ही है, चीन ने कब्जा जमा के रखा है ना। तो भारत में तो यही नियम है ना बेटा, पड़ोसी कब्जा जमा ही लेता है। अमन ऐसे सवाल पूछोगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भगा दूंगा। सर भारत में भी होगी कहाँ है, मतलब कश्मीर में है सर, लेकिन कहाँ पे है अभी तो आप जैसे ही दिखा रहे हैं उसी वजह से उसमें नहीं दिखा सर। नहीं दिखा रहा मैं, जाओ, ठीक है, तुम खुद से देख लेना, ठीक है, डन। अमन मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुम्हें भगा दूंगा, है ना। ऐसे बचकाने सवाल, है ना, ऐसे इलॉजिकल सवाल, वो भी तब जब पूरी रामायण पढ़ ली जाए, ठीक है, कि सर माता सीता कौन थी, है ना, मैं सच में भगा दूं। तो ये क्या है बेटा, ये कौन सा क्षेत्र है? कल से कोई छड़ी लेके आएगा प्लीज, है ना। नहीं, स्केल से काम नहीं चलेगा, छड़ी चाहिए मुझे, वो लकड़ी वाली। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये एलओसी है, इधर इंडिया है, तो उधर क्या होगा बेटा? वो रेड क्लिफ लाइन है, और ये जितना भी ये सफेद में क्षेत्र है, ये पीओके है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तीसरा जो विवाद है वो है सर क्रीक का विवाद, ठीक है। और सर क्रीक का विवाद क्या है? गुजरात में है, शाबाश। ये, ठीक है, एक छोटी सी 96 किलोमीटर की रिवर, ठीक है, या समुद्र का क्षेत्र, ठीक है। और इस समुद्र के क्षेत्र में दो विचारधाराएं प्रमुख है। एक 1915 के समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक का जो क्षेत्र है वो उसका है, ठीक है। और दूसरा 1925 के समझौते के अंतर्गत भारत ये कहता है कि इन दोनों ही क्षेत्र में जो बीच की रेखा है वो सीमा रेखा है। क्लियर ये चीज? तो सर क्रीक एक बहुत ही पतला सा क्षेत्र है समुद्र का, ठीक है, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। डन। जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्र को अपना अपना क्षेत्र मान रहे हैं। अब इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं? यूएन क्लॉज ये कहता है कि यदि दो देशों के बीच किसी भी तरह की जल संधि है, ठीक है, तो उस जल संधि को मध्य से विभाजित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर सर क्रीक एक जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वो कहां से विभाजित होनी चाहिए बेटा? बीच से, ठीक है। इसका मतलब ये जो समझौता है जिसे भारत मान रहा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी लागू है और नैतिक रूप से भी लागू होना चाहिए। किंतु पाकिस्तान का क्या मानना है कि पूरा का पूरा जो क्रीक का क्षेत्र है ये उसका है। क्यों? क्योंकि 1915 में एक समझौता हुआ था सिंध के नवाब और पाकिस्तान के राजा के बीच।
उस दिन पाकिस्तान नहीं था, मतलब पाकिस्तान क्षेत्र में जो सिंध था वो और गुजरात के जो राजा थे उनके बीच, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि क्रीक के पूरा उस तरफ का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये छोटा सा 96 किलोमीटर का पतला सा गलियारा किस काम का? ठीक है, स्ट्रेटेजिक नहीं बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा ये है कि अगर आप सर क्रीक को बीच से लेते हैं और सर क्रीक को कोने से लेते हैं तो उसका फर्क पड़ेगा किस चीज पर? उसका फर्क पड़ेगा इस क्षेत्र पर, जिसे हम क्या कहते हैं? EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है बेटा, ये खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक है, अगर मध्य से निर्धारित होता है तो ये क्षेत्र भारत को मिलेगा, और अगर पाकिस्तान की मानी जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा? पाकिस्तान का। ठीक है, तो लड़ाई क्रीक की नहीं है, क्रीक सिर्फ एक कारण है, मुख्य लड़ाई किस चीज की है? इस क्षेत्र की। ठीक है, जो समुद्र में कितना फैला हुआ है बेटा? 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। डन। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा महत्वपूर्ण सीमा विवाद है जो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 3 महत्वपूर्ण सीमा विवाद अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जो चौथा सीमा विवाद है वो क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है। थार रेगिस्तान में ये सीमा निर्धारित नहीं है, मरुस्थल ए क्षेत्र में गुजरात में ये सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से अन्य समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना होने का पहला कारण सीमा विवाद हो गया। दूसरा कारण सिंधु जल संधि। ठीक है, और सिंधु जल संधि आप कब साइन हुई है? 1960 में। ठीक है, किसके के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसकी मध्यस्थता किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। और इसके अंतर्गत इस सिंधु जल व्यवस्था में 3 नदियां किसको दी गई है? पाकिस्तान को। और 3 नदियां किसके द्वारा की गई है? भारत द्वारा। पाकिस्तान को दी गई नदियां चेनाब, झेलम और सिंधु। ठीक है, और भारत के लिए सतलुज, रावी और ब्यास। ठीक है, इन तीनों नदियां का 100% पानी कौन उपयोग में लाएगा? भारत। किंतु इन 3 नदियों का 80% पानी कौन उपयोग में लाएगा? पाकिस्तान। और 20% जल किसे दिया जाएगा? भारत को। ठीक है, और अब भारत क्या घोषित कर रहा है कि सिंधु जल संधि को समीक्षा की जानी चाहिए और उसके माध्यम से अब इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 60 सालों में भारत की आवश्यकताएं परिवर्तित हुई है और अब भारत का जम्मू कश्मीर क्षेत्र, लेह लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल का क्षेत्र 20% पानी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, इस क्षेत्र की जो नदियां है चेनाब, झेलम और सिंधु,
यहाँ पर जो भी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए वो भारत नहीं बना पा रहा है, क्योंकि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित है। तो जो भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इन नदियों पर, वो बहुत ही छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 25 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट ऐसी। जबकि क्षमताएं कितनी है? 1000, 2000, 3000 मेगावाट परियोजनाएं बनाई जा सकती है। क्लियर? और इसीलिए भारत चाहता है कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है? और इस समझौते को भारत एक तरह से उपयोग में ला रहा है पाकिस्तान पर दबाव निर्मित करने के लिए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद हमने सिंधु जल समझौते के अंतर्गत उसका पूरा तरीके से निष्कासन कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या स्थापित कर दिया कि हम पानी नहीं जाने देंगे पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ समय के लिए ही सही अकाल पड़ा, पानी की किल्लत होना शुरू हो गई, और फिर हमने पाकिस्तान के लिए पानी खोल दिया, जिससे वहां बाढ़ आ गई। सिंपल। ठीक है? तो हम वहां कभी पानी की किल्लत कर देते हैं, कभी पानी को बढ़ा देते हैं। डन? तो ये दूसरा विवाद हो गया बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी वजह से संबंध बेहतर नहीं हो सकते। तीसरा विवाद या तीसरा कारण आतंकवाद। आतंकवाद है ना। अब पाकिस्तान जो है वो प्रायोजित कर रहा है आतंकवाद, कहाँ पर? भारत में, जिसकी वजह से भारत में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं। ठीक है? चाहे आप संसद का हमला कह लो, उरी कह लो, पठानकोट कह लो, गुरदासपुर कह लो, पुलवामा कह लो, या फिर अभी पहलगाम कह लो। ठीक है? लगातार भारत पर पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद प्रायोजित हो रहा है, और भारत का साफ तौर पे ये मानना है कि भारत पाकिस्तान से तब तक बात नहीं कर सकता सही और सकारात्मक रूप से, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना ना छोड़ दे। ठीक है? और जिसकी संभावना नजर नहीं आ रही। ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद खुद एक समस्या है। ठीक है? डन? तो आतंकवाद तीसरा कारण है। चौथा कारण अवैध व्यापार तथा अवैध व्यापार तथा मादक पदार्थों की तस्करी। अवैध व्यापार तथा मादक पदार्थों की तस्करी। ठीक है? पाकिस्तान से ड्रग्स बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है बेटा, हथियार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, नकली नोट बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ठीक है? जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के युवाओं को, ठीक है, एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से पंजाब और हिमाचल क्षेत्र के। ठीक है?